कौन हूं मैं? मेरा जीवन इस धरती पर क्यों है? क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ मौज मस्ती तक सीमित है या कोई बड़ा अर्थ भी छिपा है? ये सवाल उतने ही पुराने हैं जितना कि इंसान का अस्तित्व। जब हमारे पूर्वज पत्थर से हथियार बना रहे थे, तभी से वे इन प्रश्नों से जूझ रहे थे। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति जीवन का भरपूर आनंद ले रहा हो, तो जरा उसके कंधे पर हाथ रखिए और पूछिए, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? यकीन मानिए, उसके चेहरे पर पीढ़ियों से अनुत्तरित प्रश्नों का तनाव दिखने लगेगा। क्या जीवन का सार गीता में छुपा है, जहां कहा गया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो? या फिर ये राजा भाई गुर्जर की सोच के करीब है, मजे लो जिंदगी में, चाहे घी उधार लेकर पीना पड़े? या फिर नीत्शे का नजरिया सही है, जो कहते थे कि जीवन का कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं होता? क्या परस्पर सहयोग ही जीवन का सार है? जैसा कवि शैलेंद्र ने कहा, किसी का दर्द उधार लेना ही जीवन है। इन्हीं उलझनों से निकला एक महान दर्शन, अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशलिज्म। ये विचारधारा कहती है कि हर व्यक्ति अपने जीवन का रचयिता है। कोई पूर्व निर्धारित मकसद नहीं होता, बल्कि हमारे अपने निर्णय और कर्म ही जीवन का अर्थ तय करते हैं। जब हर इंसान की ख्वाहिशें और मंजिलें अलग हैं, तो जीवन का एक ही मकसद कैसे हो सकता है? आज इस वीडियो में हम अस्तित्ववाद की गहराइयों में उतरेंगे, जानेंगे कि ये दर्शन यूरोप से निकलकर पूरी दुनिया में कैसे फैला और क्यों एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हर पीढ़ी में बार बार उठता रहा। साथ ही समझेंगे कि ये विचारधारा कैसे हमें अपने जीवन का ड्राइवर बनने की शक्ति देती है, बजाय एक मजबूर यात्री बनने के। अस्तित्ववाद, एक क्रांति जिसने सोच बदल दी। 20वीं सदी में औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने दुनिया का खेल बदल दिया। समृद्धि अब सिर्फ राजाओं और सामंतों तक सीमित नहीं थी। कोई भी व्यक्ति तकनीक और इनोवेशन से ऊपर उठ सकता था, लेकिन इसकी एक कीमत भी थी। इंसानी रिश्तों में दोस्ती और प्यार की जगह स्वार्थ और जरूरतें हावी होने लगी। समाज आगे बढ़ रहा था, लेकिन लोगों के दिलों में अकेलापन गहराने लगा। पहला विश्व युद्ध आया और उसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। लोगों को एहसास हुआ कि जीवन एक पल में खत्म हो सकता है। इसी उथल पुथल में अस्तित्ववाद जन्मा, एक ऐसा दर्शन जो व्यक्ति को खुद अपना अर्थ गढ़ने की स्वतंत्रता देता है। धर्म, विज्ञान और अस्तित्व की तलाश। जब लोग जीवन के अर्थ से जूझते हैं, तो वे अक्सर धर्म की शरण में जाते हैं। धर्म न केवल व्यक्ति और ईश्वर के बीच संबंध स्थापित करता है, बल्कि समाज में भी सामूहिक पहचान और सुरक्षा की भावना देता है। लेकिन 20वीं सदी में आई वैज्ञानिक क्रांति ने इस समीकरण को बदल दिया। लॉजिक और तर्कशीलता के बढ़ते प्रभाव ने लोगों को अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। यूरोप में ईसाई धर्म की पकड़ इसलिए कमजोर पड़ गई क्योंकि वह तर्कसंगत जवाब देने में नाकाम रहा। महान दार्शनिक नीत्शे ने तो यहां तक कह दिया था कि यूरोप को अब एक नए धर्म की जरूरत है। मॉडर्न समाज में धर्म का प्रभाव कम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लोगों की जिंदगी तेजी से भाग रही थी। वे जीत हार, सपनों और सफलताओं में उलझे थे। ऐसे में स्वर्ग और नरक की बहस उनके लिए बेमानी होती जा रही थी, और धर्म इस बदलाव को सही ठहराने में असफल हो रहा था। यूरोप की वो लौ जिससे लोगों को सहारा मिलता था, बुझने लगी थी। इस शून्य को भरने के लिए कुछ विचारकों और लेखकों ने अस्तित्ववाद की नींव रखी, जिसने समाज को एक नई ऊर्जा दी। लेकिन अस्तित्ववाद किसी एक व्यक्ति, स्थान या समय की उपज नहीं था। ये एक दार्शनिक आंदोलन था, जिसमें अलग अलग देशों और समाजों के विचारकों ने अपने अपने तर्क जोड़े, एक दूसरे को चुनौती दी, और इसी विविधता के कारण अस्तित्ववाद और भी समृद्ध होता गया। इस विचारधारा के प्रमुख 3 धड़े थे: फ्रेंच अस्तित्ववादी पॉल सार्त्र, जर्मन अस्तित्ववादी मार्टिन हाइडेगर और धार्मिक अस्तित्ववादी सोरेन कीरकेगार्ड। इन सभी ने मुख्य रूप से 5 बुनियादी सिद्धांतों को स्थापित किया, जो अस्तित्ववाद के मूल नियम बन गए। 1. अस्तित्व सार से अधिक महत्वपूर्ण है।
यानी इंसान का जीवन और उसकी वास्तविकता किसी पूर्व निर्धारित मकसद से अधिक मायने रखती है। 2. प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। व्यक्ति को अपनी असलियत पहचाननी होगी और बाहरी प्रभावों से मुक्त होकर जीना होगा। 3. स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। इंसान को अपनी स्वतंत्रता का एहसास होना चाहिए, लेकिन इसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को भी समझना होगा। 4. भावनाओं की अहमियत। हमारी भावनाएं हमें दुनिया को समझने में मदद करती है और वे हमारी असलियत का एक बड़ा हिस्सा है। 5. बेतुकापन, एब्सर्डिटी। जीवन में कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं होता। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे अर्थ देते हैं। अस्तित्ववाद से पहले यह माना जाता था कि इंसान सिर्फ एक कठपुतली है जिसका भाग्य पहले से लिखा हुआ है। लेकिन हाइडेगर और सार्त्र का मानना था कि इंसान एक खाली पन्ने के साथ जन्म लेता है। वो अपने फैसलों, कार्यों और अनुभवों से खुद को गढ़ता है। इसे इस तरह समझिए, जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है, हर छोटा बड़ा स्पर्श घड़े की आकृति बदलता है, वैसे ही इंसान का हर फैसला उसकी पहचान को आकार देता है। सार्त्र ने कहा था कि इंसान हमेशा भविष्य की ओर देखता है। वो नए सपनों और संभावनाओं की तलाश में रहता है और इसी वजह से जीवन हमेशा बदलता रहता है। हर दिन एक चौराहा होता है। जो रास्ता हम चुनते हैं वही हमारी नियति बनाता है। अगर इसे रामधारी सिंह दिनकर की भाषा में कहें तो जय का समस्त साधन व्यक्ति की बाहों में रहता है। अस्तित्ववाद ये नहीं कहता कि जीवन में कोई सीमा नहीं है। सीमाएं होती हैं, जैसे हमारा शरीर, जन्मस्थान, परिवार, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां। मगर ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट में पिच, मौसम और नियम पहले से तय होते हैं, लेकिन खेल की रणनीति और खिलाड़ियों का प्रदर्शन ही मैच का नतीजा तय करता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति गरीबी में जन्मा है तो वो इस तथ्य को नहीं बदल सकता, लेकिन वो अपनी मेहनत, शिक्षा और प्रयासों से अपना भविष्य जरूर बदल सकता है। सवाल यह है कि अगर हमारी जिंदगी हमारे फैसलों और कर्मों पर निर्भर करती है तो सही फैसले कैसे लिए जाएं? असलियत की पहचान, ऑथेंटिसिटी। अस्तित्ववादियों ने इस सवाल का जवाब ऑथेंटिसिटी यानी असलियत की पहचान में दिया है। सच को परिभाषित करते हुए किरकेगार्ड कहते थे कि सत्य 2 प्रकार का होता है। 1. ऑब्जेक्टिव सत्य, जो सबके लिए समान होता है, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है। 2. व्यक्तिगत सत्य, सब्जेक्टिव ट्रुथ, जो व्यक्ति के अनुभवों और नजरिए से बनता है। इसे समझाने के लिए भारतीय दर्शन में कहा गया है, एकं सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी एक ही सत्य को ज्ञानी जन अलग अलग तरीके से बताते हैं। अस्तित्ववाद के अनुसार जीवन को सही मायने में समझने के लिए व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत सत्य को पहचानना जरूरी है। तकनीकी भाषा में इसे ऑथेंटिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंसान वो जिंदगी जिए जो उसकी अपनी वैल्यू से मेल खाती हो, न कि सिर्फ समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के बोझ तले दब जाए। आसान भाषा में कहें तो माय लाइफ, माय रूल्स। रियल लाइफ उदाहरण शंकर महादेवन। शंकर महादेवन ने परिवार के दबाव में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उनका दिल संगीत में बसता था। उनके पास 2 रास्ते थे, या तो समाज और परिवार की उम्मीदों के मुताबिक इंजीनियरिंग की नौकरी करते रहते, या फिर अपने दिल की सुनते और संगीत को अपनाते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और रेस्ट इज हिस्ट्री, लोग क्या कहेंगे का डर। इस दर्शन में इस बात पर भी चर्चा हुई कि समाज की अपेक्षाएं और डर कैसे व्यक्ति के फैसलों को प्रभावित करते हैं। किरकेगार्ड कहते थे कि जब कोई इंसान ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है जो उसकी सोच और मूल्यों से मेल नहीं खाता, तो वो निराश और असंतुष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण उसे नौकरी करनी पड़ती है। ऊपर से ऑफिस का प्रेशर, बॉस की डांट और बेमन का काम, इससे उसका मानसिक तनाव बढ़ता है। कई लोग अपनी असली इच्छाओं के बारे में जानते हैं, मगर मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है कि मजबूरी में समाज की राह चुनने को मजबूर होते हैं। अस्तित्ववाद हमें यही सिखाता है
अपनी असलियत को पहचानो, अपने फैसलों के प्रति जिम्मेदार बनो और वह जिंदगी जियो जो तुम्हारी अपनी हो। अस्तित्ववाद का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत आजादी और उसकी जिम्मेदारी से जुड़ा है। कई दार्शनिकों ने इस पर अपने विचार रखे और इसे समझने के लिए हम एक एक करके उनकी सोच पर नजर डालते हैं। हेस्लर का मानना था कि व्यक्ति तभी सच में आजाद कहलाता है जब वो किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त होकर अपनी समझ के अनुसार फैसले ले। लेकिन इस आजादी के साथ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आती है। फैसले लेने से पहले हर परिस्थिति का गहराई से विश्लेषण करना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को समझने और अपने जुनून को पहचानने पर जोर दिया। हाइडेगर की दृष्टि में आजादी और भी ज्यादा व्यक्तिगत होती है। उनके अनुसार आजादी का मतलब सिर्फ बाहरी दबाव से मुक्त होना नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से सीखकर जीवन की संभावनाओं को तलाशना और फिर अपनी मर्जी से फैसला लेना है। इसे आसान भाषा में कहें तो जिंदगी एक शतरंज के खेल की तरह है। आप कौन सा मोहरा चलेंगे ये आपकी मर्जी है, लेकिन फैसला अपनी समझदारी और रणनीति से लेना चाहिए, न कि समाज या किसी और की नकल करके। सार्त्र, सबसे उग्र अस्तित्ववादी विचारक। जॉन पॉल सार्त्र इस विचारधारा के सबसे एक्सट्रीम थिंकर्स में से एक थे। उनके मुताबिक आजादी सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक मजबूरी है। यानी हम सभी आजाद रहने के लिए बाध्य हैं। ये एक ऑक्सीमोरॉन, परस्पर विरोधाभासी अवधारणा जैसा लगता है, लेकिन सार्त्र इसे गहराई से समझाते हैं। उनका कहना था कि इंसान कभी भी विकल्पहीन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कहे मुझे ये करियर चुनना पड़ा क्योंकि परिवार ने कहा, तो सार्त्र इसे एक बहाना मानते थे। उनके अनुसार हर इंसान के पास अपने तरीके से जिंदगी जीने का मौका होता है। बस सवाल यह है कि वो अपनी आजादी को स्वीकार करने की हिम्मत दिखा सकता है या नहीं। उनकी सोच में जिंदगी खुला खेल है साहब। आपके फैसले ही आपका भविष्य तय करेंगे। अगर आप हिम्मत दिखाकर खुद के लिए फैसले लेंगे तो आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, लेकिन अगर फैसला आपका होगा तो उसके नतीजों की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अस्तित्ववाद और भावनाओं की अहमियत। लेकिन इंसान सिर्फ करियर और प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं है। भावनाएं, इमोशंस भी उसके जीवन का अहम पहलू होती है। इसलिए अस्तित्ववाद ने भावनाओं को भी अपनी फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। नीत्शे का मानना था कि इंसानी जीवन की असली ऊर्जा उसकी भावनाओं और प्रवृत्तियों, इंस्टिंक्ट्स में होती है। लेकिन आधुनिक समाज में तर्क, नैतिकता और गिल्ट, अपराध बोध की वजह से ये भावनाएं दबा दी जाती है। कैसे? मान लीजिए आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स दिखती है, ये आपको मानसिक रूप से परेशान भी करती है। लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर दें तो हो सकता है कि हालात और भी खराब हो जाएं। यही वजह है कि कई लोग भावनाओं को दबाते रहते हैं और अंततः वे डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। नीत्शे ने इस स्थिति से बचने का एक ही तरीका बताया, भावनाओं को व्यक्त करो, उन्हें खुलकर एक्सप्रेस करो। अस्तित्ववाद हमें यही सिखाता है कि सिर्फ तर्क से नहीं, बल्कि अपने दिल की सुनकर भी फैसले लेने चाहिए, क्योंकि इंसान कोई मशीन नहीं है, वो एक जीवंत, भावनाओं से भरा हुआ प्राणी है। भावनाओं, एब्सर्डिटी और अस्तित्ववाद की शक्ति। हाइडेगर का नजरिया भावनाओं को सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर देखने तक सीमित नहीं था। उन्होंने इसे हमारे पूरे जीवन और परिवेश से जोड़कर देखा। उनके अनुसार भावनाएं हमें हमारी दुनिया से जोड़ती है और ये तय करती है कि हम अपने जीवन को कैसे अनुभव करते हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। भावनाएं उसी तरह काम करती है जैसे कमरे की रोशनी। वही कमरा दिन की तेज धूप में अलग लगता है, वही कमरा रात में मंद मोमबत्ती की रोशनी में अलग महसूस होता है। इसी तरह हमारी भावनाएं हमारी दुनिया को देखने के नजरिए को बदल देती है। जब हम खुश होते हैं तो दुनिया रंगीन और रोमांचक लगती है। जब हम उदास होते हैं तो वही दुनिया फीकी और बेरंग लगती है।
हाइडेगर एंजाइटी को भी अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। वे कहते थे कि इनसिक्योरिटी और एंजाइटी से भागने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही हमें पर्सनल ग्रोथ की ओर ले जाता है। सार्त्र भावनाओं की यूटिलिटी। सार्त्र भावनाओं को एक उपयोगी शक्ति मानते थे, जो इंसानों को उनके फैसलों और उनकी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में मदद करती है। मान लीजिए राहुल, जो एक संपन्न परिवार का इकलौता बेटा है, के पास दो विकल्प है। एक, विदेश में करोड़ों की नौकरी करके सेटल हो जाए। दो, माता पिता के बुढ़ापे में उनके साथ रहे। ऐसी स्थिति में राहुल का निर्णय पूरी तरह भावनाओं से प्रभावित होगा। अस्तित्ववादियों के अनुसार भावनाएं कोई क्षणिक अनुभव, टेम्पररी एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को देखने के तरीके और निर्णय लेने की क्षमता को आकार देती है। किरकेगार्ड और एब्सर्डिटी। किरकेगार्ड के अनुसार एब्सर्डिटी तब पैदा होती है जब तर्क और लॉजिक काम करना बंद कर देते हैं। उन्होंने ईश्वर और आस्था का उदाहरण देते हुए कहा था, यह बेतुका लगता है कि ईश्वर ने मानव रूप में जन्म लिया, लेकिन आस्था के लिए यह आवश्यक है। हालांकि वे आस्था के विरोधी नहीं थे। उनका मानना था कि जीवन में कई बार तर्क काम नहीं करते, तब हमें विरोधाभासों को अपनाना पड़ता है और आस्था की शरण लेनी चाहिए। इसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मान लीजिए आप अंधेरे जंगल के बीच फंसे हैं। आपका साथी कहता है, आगे कुछ दूरी पर शायद एक कस्बा होगा। अब तर्क के हिसाब से तो वो ये बात साबित नहीं कर सकता, लेकिन उसकी बात पर भरोसा करना ही बेहतर विकल्प हो सकता है। हाइडेगर और अस्तित्व की आधारहीनता। हाइडेगर ने सीधे एब्सर्डिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वे मानते थे कि जीवन का कोई स्थायी आधार नहीं होता। उदाहरण के लिए, आपने कल ही 10 लाख के शेयर खरीदे क्योंकि पिछले एक महीने में उनकी कीमत दोगुनी हो गई थी, लेकिन अगले ही दिन उनकी कीमत गिरने लगी। ये एब्सर्डिटी की एक बेहतरीन मिसाल है, जहां तर्क और लॉजिक का कोई भरोसा नहीं। और यही आधारहीनता लोगों में एंजाइटी की भावना को जन्म देती है। अस्तित्ववाद, जिंदगी को नई ऊर्जा देने वाली सोच। अस्तित्ववादियों के अनुसार एब्सर्डिटी हमें चुनौती देती है कि हम अपने जीवन और उसके उद्देश्य पर दोबारा विचार करें, लेकिन वे केवल समस्या नहीं बताते, बल्कि समाधान भी सुझाते हैं। इस विचारधारा ने उन लोगों को नई ऊर्जा दी जो इनसिक्योरिटी और जीवन की अनिश्चितताओं में उलझे हुए थे। इसने समाज के तयशुदा मूल्यों से ऊपर उठकर व्यक्ति की इच्छाओं और फैसलों को सम्मान दिया। इसी विचारधारा को आधार बनाकर कई मोटिवेशनल स्पीकर्स ने युवाओं को प्रेरित करना शुरू किया। लेकिन अस्तित्ववाद की कुछ खामियां भी हैं। इस दर्शन की सबसे बड़ी आलोचना यही है कि ये समाज की बजाय व्यक्ति पर केंद्रित है। इसमें व्यक्ति को जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग थमा दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि सड़क के गड्ढों और ट्रैफिक से कैसे निपटा जाए। यानी ये दर्शन स्वतंत्रता और व्यक्तिगत निर्णयों को तो बढ़ावा देता है, लेकिन समाज के सामूहिक मूल्यों की अनदेखी कर सकता है। तो क्या अस्तित्ववाद सिर्फ आत्मकेंद्रित सोच है, या ये सच में जीवन का सार खोजने की कुंजी है? ये फैसला आपके हाथ में है।